हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी कैसे लिखें, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चे जो हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार सम्मिलित होंगे, बैठेंगे, तो उन बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि किस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी लिखा जाए। मेरे पास कमेंट आया कि सर बोर्ड में किस तरह कॉपी लिखा जाए, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, आप जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। होता क्या है कि हमें ये पता ही नहीं होता है कि क्या लेकर जाना है, कैसे जाना है और किस तरीके से एग्जामिनेशन देना है, कैसे कॉपी को लिखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो बहुत सारे मैट्रिक के जो स्टूडेंट होंगे वो पहली बार बोर्ड की एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, और जो इंटर के जो विद्यार्थी हैं वो एक बार जो है मैट्रिक का बोर्ड एग्जामिनेशन दे चुके हैं, वो उनका यह दूसरा जो है बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। तो कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो उसमें किस तरह से लिखे कि 100 में 100% नंबर आए, यानी अच्छा से अच्छा नंबर आए, एग्जामिनर जब भी चेक करें तो उसमें अच्छा नंबर दें। तो इसके पीछे का क्या राज है वो आज इस वीडियो में पूरा बतलाने वाला हूं। तो मैं भूपेश नाथ गोस्वामी आपको इस वीडियो में पूरा इसके बारे में डिटेल्स बतलाऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी को किस तरीके से लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है। तो देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि आप जो भी पेन ले जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि कल एग्जामिनेशन है तो आज एक पेन खरीद लिए और लेकर चल दिए एग्जामिनेशन में। तो वो पेन होगी नई नई, और लिखेंगे तो कैसी चलेगी, कभी पतली कभी मोटी, स्पष्ट उसमें राइटिंग आएगा ही नहीं। तो पहला यह है कि आप जब भी कोई पेन ले जाएं, एकदम आज का अभी का खरीदा हुआ न्यू पेन नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका एग्जामिनेशन में 1-2 दिन है तो आप पहले ही पेन को खरीद लें। उस पेन से आप कम से कम 10-20 पेज लिख लें, ताकि उस पेन की जो रनिंग पोजीशन है वो स्पष्ट हो जाए कि वो कैसी चल रही है, पतली चल रही है, मोटी चल रही है, या उसमें किसी भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं हो। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। तो ये नहीं कि आप एकदम उठ कर गए और सीधा पेन खरीद लिया और एग्जामिनेशन हॉल में चले गए, तो वो पेन अच्छा चलेगा नहीं और आपकी राइटिंग जो है अच्छी बैठेगी नहीं। तो एग्जामिनर भी क्या करेगा, जिस तरह से आप लिख रहे हैं उसी तरीके से नंबर देगा। तो वो आपका जो है, जहां 5 नंबर में आपको 5 नंबर मिलना चाहिए, तो वहां वो काट कर 2 नंबर दे देगा, 1 नंबर दे देगा। और आपको तो लगेगा कि मैंने तो पूरा लिख कर आए हैं, ठीक है, मुझे तो अच्छा नंबर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? आपने तो सही तरीके से लिखा ही नहीं। जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो बनाएगा वो आपकी हेड राइटिंग ही बनाएगी। तो पहले आपको यह ध्यान देना है कि आपको जो है 3 पेन खरीदना है, ठीक है। तो 2 पेन सेम कलर के होने चाहिए। अगर आप एग्जामिनेशन में जो है ब्लू पेन से लिखेंगे तो आपके पास 2 जो है वो ब्लू पेन होना चाहिए और 1 जो है ब्लैक पेन होना चाहिए मार्किंग करने के लिए। जो आप ब्लू पेन लेंगे वह आप जो है उसको पहले से लिख लें और ब्लैक पेन को भी पहले से लिख लें, ताकि लिखावट में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब उसके अलावा आपको क्या ले जाना है, तो कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम बनाने को आ जाता है, चित्र बनाने को आ जाता है। तो बहुत सारे आजकल के जो बच्चे हैं वो सीधा पेन लेते हैं और पेन से ही चित्र बनाना शुरू करते हैं। अब बायोलॉजी में मान के चलिए कोई चित्र आ गया बनाने के लिए, कोई डायग्राम आ गया, किसी भी प्रकार की कोई भी आर्ट आ गया, तो वो क्या करते हैं, सीधा पेन लिए और बनाना शुरू किए। कितने के पास तो स्केल भी नहीं होता है। अगर उनको जो है कोई ट्रायंगल बनाना है, तो उस मतलब अगर कोण बनाना है, तो कोण बनाने के लिए भी उनके पास किसी प्रकार का स्केल नहीं होता है। कलम से ऐसे खींचेंगे, ठीक है, तो पता चलेगा कि एक जो है ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, और ऐसे बना देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये चित्र जो है इस तरीके से बनाकर आ जाएंगे। कहेंगे कि हम तो बहुत बढ़िया बनाए थे। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाना है।
इस तरीके से बनाइएगा तो ऐसे काट दिया जाएगा। देखिए, एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं और कॉपियों को चेक करने के लिए उनके पास समय कम होता है, जिनके लिए वो सिर्फ क्लियरिटी जो है वो देखते हैं, स्पष्टता देखते हैं, शुद्धता देखते हैं। तो यहां देखिए जो है, आप जो भी लिख रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये अगर चीजें हैं तभी जाकर आपको नंबर मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या करें, एग्जामिनेशन में जाने से पहले, चाहे किसी भी विषय का एग्जामिनेशन हो, आपके पास 3 पेन होना चाहिए पहला। दूसरा क्या है कि आपके पास एक स्केल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मार्जिन दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक है, तो आपको कहीं ऐसी भी चीजें लिखनी पड़ती है जिसमें मार्जिन की एकदम आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो उसके लिए आपके पास एक स्केल होना चाहिए और जो भी आप डायग्राम बनाएं, जो भी चित्र बनाएं, उसे पेंसिल से ही बनाएं। ये जो पेंसिल से जो बनाएंगे वो चित्र बढ़िया बनेगा और उसमें का इफेक्ट जो है एग्जामिनर पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, जिससे एग्जामिनर जो है उस डायग्राम पर खुश होकर वहां पर जो है फुल नंबर दे देगा। तो ये ध्यान देना है। और ये सारी चीजें, स्केल के बिना भी बहुत सारे नंबर जो हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे नंबर कटते हैं। और इन सारे चीजों को अगर आप बचा लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आपका जो है एग्जामिनर बहुत ज्यादा जो है, एग्जामिनर जो भी होंगे वो आपको अच्छा नंबर देंगे। तो देखिए, आपको एक चीज तो ध्यान देना है कि आपकी हेड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आप अपनी हेड राइटिंग को अभी से ही सुधारने में लग जाएं। डेली जो है आप जो है कम से कम 2 पेज लिखें, 2 पेज जो है अपने मन से लिखें, उसी स्पीड में लिखें जिस स्पीड में आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना होता है। होता क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो अंतिम क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन को लास्ट में दिया जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में होता क्या है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर आप क्या करते हैं, अपनी स्पीड के चक्कर में राइटिंग जो है वो खराब कर देते हैं। तो आपकी जो स्पीड है और राइटिंग है, इन दोनों का कम्युनिकेशन बढ़िया करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं कि सालों भर प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसलिए उनका स्पीड भी अच्छा होता है और जो है वो उनकी राइटिंग भी सुंदर होती है। यानी कितना भी स्पीड में लिखेंगे वो सुंदर ही लिखेंगे। और आपकी क्या स्थिति होती है कि जैसे ही आपका स्पीड बढ़ा वैसे ही आपकी राइटिंग जो है पढ़ने लायक नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर क्या करता है, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि जहां आपके 5 नंबर मिलना चाहिए वहां 2 दे देते हैं, कभी कभी तो 1 नंबर भी दे देते हैं। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। अब आते हैं कि आगे जो है आपको जब कॉपी मिलेगी तो कॉपी में देखिए, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बतलाऊंगा कि कॉपी में किस तरह से लिखना है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और आप मेरे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो है आपको प्रत्येक विषय का जो है PDF जो है वो मिल रहा है। तो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए, यहां तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका कंटेंट, यानी आप जो लिख रहे हैं वो जो है विषय पर है या नहीं है, यानी कंटेंट में क्लियरिटी है यानी स्पष्टता है या नहीं है। आप जो भी कंटेंट, जो कुछ भी विषय का कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, मान के चलिए कि आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं और प्रश्न कह रहा है कुछ और आप लिख रहे हैं कुछ, तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर जो है वहां पर या तो उस क्वेश्चन को काट कर 0 नंबर दे देगा या फिर आपको जो है 1 या 2 नंबर से संतोष करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति जो है वो ना करें। आपको ध्यान देना है कि प्रश्न क्या कह रहा है और प्रश्न को बहुत ही सावधानी से पढ़ें। बहुत सारे बच्चे तो इसलिए गलती कर कर आते हैं क्योंकि वो प्रश्न को ही अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं। ऐसी अक्सर गलतियां जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होती हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बात करते हैं। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में घुस गए, आपने जो है सब कुछ ले लिया है, ठीक है, आपके पास जो है पेन है, जो है वो 3 पेन है, आपके पास जो है एक स्केल है, एक जो है आपका जो है कट पेंसिल है, ठीक है, और उसके बाद आपका रबड़ है।
ये आप ले लिए हैं, एडमिट कार्ड है, आप एग्जामिनेशन हॉल में गए। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आप सीट पर बैठिएगा, अपना रोल कोड रोल नंबर देखकर अपने ही सीट पर बैठे। अगर आप दूसरे जगह बैठ जाते हैं तो फिर आपको वहां से उठाकर फिर आपको जो रोल कोड है, जो रोल नंबर है, वहां पर बैठाया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको परेशानी होगी और आपका टाइम लॉस होगा। तो उससे बचने के लिए अपना जो सीट नंबर है, रोल कोड है, रोल नंबर है, वहीं पर देखकर ही बैठें। अब जब आप बैठ जाते हैं तो आपको क्या दिया जाता है? OMR सीट दिया जाएगा और आपको जो है प्रश्न पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो जो OMR सीट दिया जाएगा और प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसकी टाइमिंग जो है वो लिमिट होगी। और उसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करते क्या हैं कि नहीं आ रहा है तो बगल वाले का देख लेंगे, ए रंगा है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ए को रंग देते हैं। सी रंगा है, सी को रंग देते हैं। डी रंगा है, डी को रंग देते हैं। प्रश्न पढ़ ही नहीं रहे हैं, प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जा रहा है। ये जो 15 मिनट दिया जाता है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। स्पष्ट रूप से आप जो है प्रश्न पत्र को पढ़ें और जो भी प्रश्न पत्र है उसके ऊपर जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं। जैसे ये उदाहरण के लिए हम एक जो है यहाँ प्रश्न पत्र लेते हैं। तो देखिए, ये जो है प्रश्न पत्र है, तो यहाँ पर जो है आपको पूरा इसमें जो है डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये जरूर पढ़े प्रश्न पत्र में कि कौन सा प्रश्न का उत्तर जो है कितने शब्दों में देना है, कौन से प्रश्न में जो है आपको कितना करना है। बहुत सारे बच्चों का ये भी होता है कि जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग आए, ठीक है, तो दूसरे को देखते हैं, तो दूसरे का आप बिल्कुल भी नहीं देखें। बोलिए क्यों? तो देखिए, यहां पर जो है आपका कोड अलग अलग होगा। तो जो क्वेश्चन आप प्रश्न संख्या 1 में रंग रहे हैं, मान के चलिए कि प्रश्न संख्या 1 का आंसर बी है, ठीक है, तो आपका अगर बी है तो बगल वाले का क्या होगा? ये प्रश्न बगल वाले में होगा ही नहीं। बगल वाले में जो आपका 5 नंबर होगा या फिर 10 नंबर होगा वो उसका 1 नंबर होगा। तो उसका देखकर अगर आपने रंग दिया, इसका देखकर अगर आपने रंग दिया तो आपका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह 4 कोड दिया जाएगा। 4 कोड यहां पर दिया जाएगा आपको, ए, बी, सी और डी, ये 4 कोड रहेंगे। और इन 4 कोडों में जो प्रश्न रहेंगे वो जो है प्रश्न जो है आगे पीछे रहेंगे। यानी अगर इसका 1 नंबर अगर आपका जो प्रश्न है वो उसका 5 नंबर या 10 नंबर प्रश्न होगा। ऐसी स्थिति में अगर आप दूसरे से नकल कर लिखते हैं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आप क्या कीजिएगा? गलत कर आइएगा। बात समझ गए? तो आपको जो है दूसरे का नकल नहीं करना है, आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो हैं एक और गलतियां करते हैं। करते क्या है? जैसे मान लेते हैं कि ये ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। सभी लोगों को पता है कि इसे जो है गोले को रंगना है, तो आप जो है अधिकतर जो है काले पेन का यूज करें। ठीक है, तो आपको गोले को रंगना है। तो बहुत सारे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में, मान चलिए हम सी को रंग रहे हैं तो जल्दबाजी में ऐसे रंग कर छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। ठीक है, तो आप ऐसे रंग कर बिल्कुल भी ना छोड़ें। बहुत सारे क्या करते हैं कि दो को रंग देते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। चलो सी भी सही है, ठीक है, सी को रंग दिया यहां पर, और उसके बाद बी को भी रंग देते हैं। चलिए बी भी सही है, ठीक है, यानी उनको यह लगता है कि दोनों में से तो कोई एक सही होगा ही। ठीक है, अब कंप्यूटर जो सही होगा उसको उठा लेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या करेगा कि जैसे ही आप दोनों को रंगे वो इसको गिनेगा ही नहीं, उसको वो छोड़ देगा। तो ऐसी गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि गलती हो जाती है तो ऐसे लड़के काट देते हैं। ठीक है, ऐसे काट देते हैं और कहते हैं कि ये तो सही हो गया, इसको काट दिए हैं।
ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जैसे ही 2 रंगिएगा आपका ये जो है प्रश्न जो है वो खत्म हो जाएगा, इसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक, यानी स्पष्ट रूप से एक ही गोले को पूरे अच्छे तरीके से रंगे। अब आते हैं अगले में। दूसरे गलती क्या होता है कि जब भी हम लोग ओएमआर शीट में किसी भी तरह का पॉइंट जो है वो जो है ऐसे पॉइंट भी ना दें। अगर पॉइंट दें तो उसे पूरा रंगे। जल्दबाजी में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसमें एक ऐसे पॉइंट देकर छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि लास्ट में उसे रंग लेंगे, और उसे अगर गलती से नहीं रंग पाए या फिर समय की कमी हो गई तो ऐसी स्थिति में भी उनको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे तरीके से आए उस गोले को उसी समय तुरंत बढ़िया से जो है वो रंग दीजिए, ताकि बाद में किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही समय समाप्त होता है वैसे ही जो है आपसे जो है वो छूट जाती है। ये हो गया। अब जो है यहां पर आपको कोड वाला चीज भी आप यहां पर समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो समाप्त हो जाएगा तो आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा। तो यहां पर अब हम लोग सीखेंगे कि सब्जेक्टिव में कैसे लिखें। तो देखिए, सब्जेक्टिव में लिखने का जो तरीका है वो आपको मैं यहां पूरा डिटेल्स में बतलाऊंगा, ठीक है। और आप जो है यहां पर सीख जाएंगे कि सब्जेक्टिव के पेपर को किस तरह से लिखना है। तो सबसे ज्यादा जिस सेक्शन में होता है, तो अगर सोशल साइंस का पेपर मिले तो उसमें होता है। अगर आप क्लास 12 में हैं तो उसके लिए भी एकदम ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। चाहे आप साइंस का एग्जामिनेशन दे रहे हो, मैथ का दे रहे हो, बायो का दे रहे हो, हिस्ट्री का दे रहे हो, या फिर आप ज्योग्राफी का दे रहे हो, इकोनॉमिक्स का दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का आप जो है आंसर दे रहे हो, तो ये जो तरीका आपको सबसे बेस्ट तरीका बतलाएंगे, टॉपर का तरीका, जिससे जो है एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाते हैं और अधिक से अधिक मार्क्स जो है वो बच्चे को दे देते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि आपका जो है शुद्धता होनी चाहिए। जब भी आप लिखें उसमें काट कुट ना करें। देखिए, काट कुट जैसे ही कीजिएगा तो ये जो काट कुट होता है ये जो है एग्जामिनर को बहुत खराब लगता है। इतना खराब लगता है कि वो एकदम मान लेता है कि इसमें जो है बच्चे को बहुत कम आ रही है, तो वो जो है नंबर जो है वो उसी के अनुसार देना चाहता है। जैसे होता क्या है कि आप किसी चीज को लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक, जैसे यहां पर लिखे हैं अलग अलग कोड होता है, तो आपका मान के चलिए कि अलग गलत हो गया, तो आप इसको जो है एक लाइन में ऐसे काटें, ठीक है, एक लाइन में ऐसे काटें। अब ये नहीं कि इसी पर लीपा पोती कर दें, पूरा इसको लीप दें। घर पर जैसे लिपा जाता है ना, आंगन उंगन लिपते हुए देखे होंगे आप लोग, तो वैसे ही यहां पर जो है आप पूरा लीप दीजिए। तो जैसे ही आप यहां पर पूरा लीप देते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है वो लीपा पोती वाला है, तो इसको नंबर भी लीपा पोती वाला देना है। तो वैसे ही आपका नंबर जो आएगा एग्जामिनेशन में, जो आप लिखिएगा उसका जो आपका रिजल्ट आएगा, तो वैसे ही लीपा पोती वाला आ जाएगा। यानी आप लिखिएगा फर्स्ट डिवीजन का, मिलेगा सेकंड डिवीजन का नंबर, आप लिखिएगा 80% और मिलेगा यहां पर 60%। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए अब आते हैं हम लोग जो है आपका सब्जेक्टिव लिखने का तरीके के बारे में। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है और इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए आते हैं, आप जब भी शुरू करते हैं किसी भी विषय का जो है, किसी भी सब्जेक्ट का जो है प्रश्न लिखने का, तो आप लोगों का जो तरीका है वो क्या है कि इतना कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहां लिख देंगे उत्तर 30, ठीक है, 30 उत्तर, और यहां आप शुरू कीजिएगा। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। अब देखिए, पहला नंबर की जो एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी चेक करेगा, उसके पास समय नहीं है, वो तेजी में कॉपी चेक कर रहा है। अब आपने लिख दिया 30 नंबर, ठीक है, तो अब वो, या फिर आपने लिख दिया 28 नंबर, ठीक है, या आपने लिख दिया 25 नंबर, तो अब
ऐसे तो एग्जामिनर 10 कॉपियां चेक करने के बाद उनको सारे क्वेश्चन जो है उनके माइंड में आ जाता है, लेकिन गलती से 10वां कॉपी में आपका ही कॉपी आ गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर जो है वो अपने आंसर शीट में खोजेगा, अरे 25 नंबर किधर है। उनको एक आंसर शीट दिया जाता है उसमें, या फिर उनको याद होगा तो आप प्रश्न देखेंगे कि कौन सा प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में होती क्या है कि उनको चेक करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप जब भी शुरू करें तो कोशिश करें कि एक सेक्शन कोई भी उठाएं। जैसे यहां पर हमने हिस्ट्री को उठाया है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लिखने में जो होता है वो होता है आपका सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में अलग अलग सेक्शन जो है दिए हुए रहते हैं। तो पहले ये स्पष्ट कर लें कि कितने सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। सोशल साइंस में ऐसा नहीं है, कभी कभी बच्चे से क्या हो जाता है कि वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी लिखा, लेकिन लास्ट में सेक्शन ई भी था, अब उस पूरा सेक्शन ए को छोड़कर आ गया। तो आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसी भी सेक्शन को छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देखिए लिखने का क्या तरीका है, पहले हम लोग लिखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सेक्शन बी से आपका शुरू होगा। तो यहां पर अलग अलग भी हो सकता है मे बी, लेकिन आपको जो जनरली जैसा होता है वैसा बतला रहे हैं। तो सेक्शन बी यहां पर हम लोग लिख दिए। सेक्शन बी के बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं, सोशल साइंस में इतिहास लिख रहे हैं। तो यहां हम लोग इतिहास लिख देंगे। इतिहास अगर हम लोग ब्लू पेन से लिखेंगे तो यहां पर हम लोग ब्लैक पेन से यहां पर लाइनिंग करेंगे, अंडरलाइन। अंडरलाइन करना यानी टॉपिक को अंडरलाइन करना बहुत ही जरूरी है। और यहां जो है हम प्रश्न को ही यहां पर जो है अंडरलाइन कर देते हैं, ताकि जैसे ही कॉपी मिले एग्जामिनर पहले देखा सेक्शन बी इतिहास, चलो ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत बढ़िया है। अच्छा प्रश्न उत्तरी नंबर जो है ये बीच में लिखना है। देखिए एकदम आपको ऐसा एक हम कोशिश करेंगे कि आपको एक जो है इसका शॉर्ट जो है यहाँ पर आपको दिखला दे, वीडियो में स्पष्ट कर दे। तो यहाँ देखिएगा आपको जो है करना क्या है कि यहाँ पर जैसे ही आप प्रश्न उत्तर नंबर यहाँ पर 1 लिखते हैं, फिर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं नंबर 1 उत्तर, ठीक है, यहां पर भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां से बहुत ज्यादा बेटर होता है कि आप जो है यहां पर बीच में लिखें, ठीक है। नए में जो भी बच्चे, जो भी टॉपर वाले बच्चे हैं, जो भी लिख रहे हैं, तो जितनी भी कॉपियां अच्छे अच्छे टॉपर बच्चों की आ रही है वे जो है यहां पर लिख रहे हैं, प्रश्न उत्तर नंबर यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब इतना जैसे ही टाइटल देखने को मिला, स्पष्ट हो गया कि हिस्ट्री या सेकंड भी है और ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न क्या 1 है। एकदम एग्जामिनर के एकदम दिमाग में टोटल क्लियर है, कहीं खोजने की उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तुरंत अगर उसको देखकर भी अगर उत्तर को अगर या प्रश्न को उसको देखना है तो एक बार में वो निकाल कर देख लेगा, ठीक है। खोजना नहीं है 28 कहां है, 29 कहां, 30 कहां, उसको खोजना नहीं है। उसके बाद आप जैसे ही उत्तर शुरू कीजिएगा तो उत्तर हमेशा याद रखिए कि आप जो है कोई भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसे एक जो है टॉपिक बना लें, टॉपिक वाइज दें। तो देखिए ये जो प्रश्न लिखा गया है ये हिस्ट्री का प्रश्न है, ठीक है, क्लास 10th का है। चलिए तो यहां पर हम लोग आते हैं, ये जो प्रश्न दिया हुआ है आपका, ये प्रश्न है हिस्ट्री से, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, ये 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है यहां पर हम लोगों ने दिया कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी, ठीक। अब यह स्पष्ट हो गया निम्नलिखित बाधाएं थी, उसके बाद हमने यहां पर 3 या 4 बाधाएं लिख दी हैं। तो ये एकदम क्लियर है। और जैसे ही हम यहां पर 3 या 4 बाधाएं लिखेंगे तो यहां पर जो है एग्जामिनर के दिमाग में एकदम क्लियर है, वो डायरेक्ट हमारा जो है नंबर दे देगा, ठीक। अगर 2 भी लिखते हैं और दोनों अगर स्पष्ट तरीके से सही होता है तो इसमें मुझे जो है 2 में 2 नंबर एकदम स्पष्ट मिल जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग आते हैं जब हम लोग दीर्घ उत्तरीय लिखते हैं, यह लघु उत्तरीय था, दीर्घ उत्तरीय लिखते हैं, तो यहां पर हम लोग लघु उत्तरीय की जगह में क्या लिख देंगे, दीर्घ उत्तरीय लिख देंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख देंगे, प्रश्न संख्या लिख देंगे। और यहां पर जो भी टॉपिक होगा, ठीक है, उस टॉपिक को हम लोग लिख देंगे। जैसे जर्मनी के एकीकरण के बारे में लिखना है, ठीक है, या बाधाएं के बारे में लिखना है तो उसको हम लोग लिख देंगे। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां पर जो है एकीकरण के सिर्फ बारे में लिखना है, ठीक है, बाधाओं के बारे में नहीं लिखना है। तो एकीकरण का यहां पर हम लोग यहां जो है इसका हम लोग अंडरलाइन कर देंगे।
ठीक है, यहां हम लोग इसका जो है अंडरलाइन करेंगे और ये जो अंडरलाइन करने के बाद, ठीक, यहां से अंडरलाइन करेंगे और यहां पर नहीं शुरू करेंगे, यहां से लिखना नहीं शुरू करेंगे हम लोग, यहां से लिखना जो है हम लोग शुरू करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप स्पष्ट तरीके से लिखते हैं, शुद्धता होती है, क्लियरिटी होती है, तो ऐसे में जो भी टॉपर स्टूडेंट हैं या फिर जो भी बच्चे इस तरीके से लिखते हैं उनको फुल मार्क्स मिलता है और एग्जामिनर को ये समझ में नहीं आता है कि कहां नंबर जो है वो काटें। तो ऐसी स्थिति में आप इतना अच्छे तरीके से लिखिए, कोई भी लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, जो भी प्रश्न हो, उसमें एग्जामिनर जो है वो सोच में पड़ जाए कि कहां नंबर काटें। उनको चांस ही मत दीजिए नंबर काटने का। आइए और इतना इजी और स्पष्ट शब्दों में लिखिए ताकि जो है अच्छे तरीके से समझ में आए। और एक गलती और भी बच्चे करते हैं, करते क्या है कि एक ही प्रश्न के बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, अलग अलग बुक में आप पढ़ते हैं बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। तो देखिए आप जो है एक ऐसे बुक की ऐसी परिभाषाएं लिखें जो सभी लोग जानते हों। ऐसा नहीं कि आपके टीचर ने कुछ ऐसा डिफिकल्ट परिभाषा लिख दिया या उसका परिभाषा बतला दिया, सही है, उसका आंसर बिल्कुल भी सही है, लेकिन जो एग्जामिनर है उसने कभी वो पढ़ा ही नहीं या उस बुक से उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा स्थिति ना हो, ठीक है। ये जो है ये टॉपर बच्चे जो है वो ध्यान में इस चीज को रखते हैं कि वही परिभाषा लिखें जो अधिकतर लोग जो है उसको जानते हों। तो अधिकतर जो आपका टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी का जो आपका टेक्स्ट बुक मिला हुआ है बिहार बोर्ड की तरफ से, उससे जो है उत्तर लिखें, वो सभी लोग पढ़ते हैं और स्पष्ट उसमें होता है। तो ये आपका जो है टॉपिक को अंडरलाइन करना जो है वो कभी नहीं भूलें। टॉपिक को अंडरलाइन करना आप बिल्कुल भी नहीं भूले। तो इस तरीके से अगर लिखते हैं, एक चीज और है कि आपको जब भी आप सेक्शन बी उठाते हैं तो सेक्शन बी में जितना भी नंबर है, जैसे प्रश्न संख्या 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये 6 प्रश्न है, 6 में से आपको 3 लिखना होगा या 2 लिखना होगा, जो भी लिखना है। तो उसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि मान के चलिए आपको पहला आ रहा है, ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि पहले के बाद सीधा छठा लिखे, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करें। आप एक सेक्शन को उठाएं तो एक सेक्शन में आप सीरियल वाइज लिखने की कोशिश करें ताकि जो है एग्जामिनर को चेक करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और अधिकतर जो है ये है कि आपको जो प्रश्न सबसे अच्छे तरीके से आता है उस प्रश्न को आप जो है बहुत ही सजाकर जो है लिखें। तो इस तरीके से अगर लिखते हैं तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।